नमस्कार, वंदे मातरम। पिछले दिनों भारत ने एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है और ये कदम भारत को रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बना देगा। रक्षा के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत हो चुकी है। जब केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया तो इसमें यह निर्णय किया गया कि 200 साल से भी अधिक पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी आयुध का निर्माण करने वाले जो बोर्ड है उसको समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया। यह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कार्य प्रणाली में बदलाव करने, इसमें सुधार लाने के लिए जो कई दशकों से प्रयास चल रहा था, कई अध्ययन हुए थे, इसके लिए कितनी बड़ी बड़ी समितियों का गठन किया गया था, उन सभी सिफारिशों को मंजूर करते हुए ये निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मसला है और हम अपने देश की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों पर निर्भर तो रहते ही हैं। किस मामले में निर्भर रहते हैं? हम मूल्य का भुगतान कर दूसरे देशों से, डेवलप्ड कंट्रीज से हथियार खरीदते हैं, सैन्य की तकनीकें खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी हमें जो हथियार प्राप्त होते हैं, हमें जो हमारी सेनाओं को जो टेक्नोलॉजी मिलती है वो हमेशा दोयम दर्जे की होती है, यानी कि उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल पर वो कंट्री उस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा रहा है। और इसके साथ ही जो प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण है, यानी जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना चाहिए, जो हमने बड़े बड़े विमान खरीदे, हमने फाइटर प्लेन खरीदा, तो इसके साथ टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए ताकि उसमें कोई समस्या हो, उसके विशेष पार्टों का निर्माण अपने देश में हो सके। लेकिन ये पार्ट्स भी हमारे कंट्री में कैसे बन सकेंगे जब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, और ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि हम अपना पैसा विदेशों में खर्च करते हैं, वहाँ से हथियार खरीदते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च, हमारी सैन्य तकनीकें इतनी कमज़ोर होती हैं कि हमें बार बार इस तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और जब इस प्रकार हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे पर निर्भर हैं तो हम कहीं ना कहीं निरंतर कमज़ोर होते चले जा रहे थे। और आज के इस बहुत ही मॉडर्न जो टेक्निकों का ज़माना आ गया है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चारों तरफ है, जहां आज के वॉर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, ड्रोन में क्रांति आ चुकी है। अमेरिका जैसे देश, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों में बड़े बड़े आक्रमणों को, अपने टारगेट को ड्रोन के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा टारगेट करते हैं और कामयाबी पाते हैं। रोबोटिक्स का जिस तरह से चलन बढ़ चुका है, नैनो टेक्नोलॉजी में दक्ष होना रक्षा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। सूचना और संचार के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। साइबर अटैक के वर्ल्ड में हम पहुंच चुके हैं, साइबर वॉर के वर्ल्ड में हम पहुंच चुके, उस दुनिया में हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरह इस समय हमारी जो पुरानी पीढ़ी के जो हथियार हैं उसको अगर हम अपनाते हैं, उसी का प्रयोग करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी के साथ हम अगर चिपके रहते हैं तो ये हमारे रक्षा को, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को कमज़ोर कर देगा। तो हमारी ज़रूरत थी कि हम सैन्य उपकरणों को बनाने के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएं, हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आए, नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्निक जिसकी हम हमेशा बात करते हैं वो सही में धरातल पर उतरे और इस देश में रक्षा क्षेत्र को उसका लाभ मिले। और इसी क्रम में भारत सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के 2 दशकों से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये 41 ऐसे कारखानों, 9 प्रशिक्षण संस्थानों, 3 क्षेत्रीय विपणन केंद्रों और 4 क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रकों का एक समूह है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की तरफ से
ये जो इनका पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया, इसके बाद ये जो 41 आयुध कारखाने अब 100% सरकारी नियंत्रण वाली रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के 7 उपक्रमों के रूप में प्रतिस्थापित हो जाएंगे। यानी कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो जाएगा। इंडिया जो है वो इंडिया के वो मेन प्रोड्यूसर हैं वेपन और मिलिट्री इक्विपमेंट्स के। और ये निर्णय क्या करेगा? ये निर्णय हमारी इफिशियंसी और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा, हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएगा। आयुध निर्माण में, शस्त्रों के निर्माण में, अनुसंधान के लिए समर्पित विश्व की जो बड़ी संस्थाएं हैं, उनके जो रिपोर्ट आए हैं उनके अनुसार सऊदी अरब के बाद भारत ही विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। इंपोर्ट करते हैं हम सबसे ज़्यादा हथियार सऊदी अरब के बाद। और 2016 से 2020 के दौरान विश्व के हथियारों में जितना निर्यात विश्व के हथियारों का रहा, उसमें भारत की हिस्सेदारी महज 0.2% ही रही। यानी कि हम विश्व में अगर देखें तो हम 24वें सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं। टॉप 10 में नहीं, टॉप 20 में नहीं, 24 में। लेकिन अब भारत के द्वारा आत्मनिर्भरता पर अधिक जोर दिया जा रहा है। तो जब आत्मनिर्भरता पर अधिक जोर देंगे तो बाहर से इस तरह के हथियारों के आगमन में निरंतर कमी होने लगेगी, और होनी शुरू हो गई थी। रक्षा यानी डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न काफ़ी टाइम के बाद मिलता है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बड़े बजट की आवश्यकता होती है। जो थर्ड वर्ल्ड है, यानी कि जो तीसरा विश्व जिसको कहें, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसके राष्ट्रों के लिए तो ये एक बहुत ही कठिन काम सा हो जाता है, क्योंकि उनके देश की अपनी आवश्यकताएं इतनी हैं। उनके बजट का काफ़ी हिस्सा ऐसे कार्यों पे खर्च करना है कि डिफेंस के लिए इतना बड़ा बजट कभी हो ही नहीं पाता है कि हम हथियारों के निर्माण के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकें, और जिसका रिटर्न भी हमें काफ़ी बाद में मिलना है। भारत में अब तक निवेश के बाद जो रिटर्न की गारंटी थी वो नहीं होती थी, क्योंकि विदेशी कंपनियां हमसे बेहतर सैन्य उपकरण बनाती थीं, और इस कंपटीशन में हम हमेशा पीछे छूट जाते थे। कई विदेशी कंपनियां तो सैकड़ों साल से मैन्युफैक्चर कर रही है इस तरह के हथियारों का, और भारत हमेशा वैसे ही विदेशी कंपनियों से अपना हथियार खरीदता रहा है। अब भारत की कंपनियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने ये जो संकल्प लिया है, इससे परिस्थितियां बदलेंगी। भारत सरकार ने अपने जो प्रयास शुरू किए हैं, इससे स्थितियां बदल भी रही हैं। हाल में ही इसरो के द्वारा एक साथ 104 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया 104 सैटेलाइट्स को। आज हमारे देश की अनेक सरकारी कंपनियां विश्व स्तर के हथियार बना रही हैं। भारत विश्व के कई देशों को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी हाल में ही सरकार ने कुल 156 तरह के रक्षा उपकरणों के एक्सपोर्ट को अपनी मंजूरी दी, ताकि जो मित्र देश हैं जिनके साथ हम डिफेंस डील में होते हैं, उनको हम भारत के हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। आकाश, ब्रह्मोस, नाग जैसे जो मिसाइल्स हैं, इनको एक्सपोर्ट करने का फैसला भी इसमें शामिल है। भारत, याद रखिए, 2 मोर्चों पर शत्रु राष्ट्र से घिरा हुआ है। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ लामबंद हैं, उन्होंने गुट बना लिया है। चीन का रक्षा बजट भारत की अपेक्षा 3 गुने से भी ज्यादा है, उसकी सैनिक क्षमता भी बहुत बड़ी है, और इस भूसामरिक वैश्विक परिदृश्य में भविष्य की चुनौतियों से मुकाबले के लिए भारत को इजराइल जैसे देश से सीख तो लेनी ही पड़ेगी। अपनी टेक्नोलॉजी को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, नए नए अनुसंधान, नई नई टेक्नोलॉजी में सफल होना ही पड़ेगा। इसके लिए उस अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अधिक खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये एक सुखद कदम है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर
तेजी से चलना शुरू कर दिया है। अब जो देश की ये जो 41 ऑर्डिनेंस यानी हथियार, गोला बारूद, उपकरण बनाने वाली जो आयुध फैक्ट्रियां, ये जब 7 कॉरपोरेट कंपनियों में तब्दील होंगी, जो ये कार्य किया जाएगा, तो अभी इनमें करीब 70,000 कर्मचारी जो हैं वो कार्यरत हैं, जिनको इन जो नई 7 तरह की कंपनियों में इनको तब्दील किया जाएगा, कॉरपोरेट तरह की कंपनियां हो जाएंगी ये, इसमें इनको समायोजित किया जाएगा। और ये जो नई कंपनियां होंगी, इनमें उनके कर्मचारियों का समायोजन उनके कार्य के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि अब स्ट्रक्चर बदलेगा। तो जाहिर सी बात है, जो पहले का जो स्ट्रक्चर था उसमें जिस तरह से लोग एम्प्लॉय थे, उनको अब कॉरपोरेट कल्चर के हिसाब से यहाँ एम्प्लॉय करना पड़ेगा। इसलिए 2 साल की उनकी नियुक्ति जो होगी वो प्रतिनियुक्ति पर होगी। उनके पेंशन पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कॉरपोरेट होगा तो कॉरपोरेट होने का मतलब है कि उसकी स्वतंत्रता अधिक होगी, वह लाभ हानि के सिद्धांत पर कार्य करेगा, वो अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे करेगा ताकि उसका बेहतर से बेहतर प्रॉफिट मेकिंग किया जा सके। अलग अलग विदेशों के उन संस्थानों के साथ कोलैबोरेट कर पाएगा अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र रूप से, जिससे उसकी क्षमता, उसके हथियारों के बनाने की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में मदद मिले, तेजी आए। अब ये 7 प्रकार की कंपनियों में जो ऑर्डिनेंस बोर्ड है, इसको जो बांटा जाएगा, उसके प्रकार क्या होंगे? तो जो पहली कंपनी होगी वो होगी एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव की, इसमें हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। दूसरा समूह जो है वो व्हीकल का है, आर्मी को, बीएसएफ को, इनको जितने तरह के विशेष तरह के व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है, इसकी अलग कंपनी होगी, अपनी अलग टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, उसमें अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट होंगे, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी का काफी बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। एक कंपनी का समूह होगा जो सिर्फ वेपन एंड इक्विपमेंट्स बनाएगा। एक होगा जो ट्रूप्स कंफर्ट आइटम, यानी कि जो सेना है, सैनिक हैं, जो सेना के लोग हैं, जो हमारे लड़ने वाले जवान हैं, उनके लिए उनके यूनिफॉर्म, उनके बूट्स, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट्स, उनके बुलेट प्रूफ हैट्स, तो उनके कंफर्ट के आइटम्स, अगर वो हिमालय के पहाड़ पर बहुत ठंडी जगह में ऐसे ऐसे पोस्ट पर होते हैं जहां उनको शून्य से भी -40 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे तापक्रम पे कार्य करना पड़ता है, तो वहां के लिए उनके कंफर्ट के हिसाब से अलग ड्रेस बनाए जाएंगे। जो मरुस्थल में 50 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे टेम्परेचर पे भरी लू में कार्य करते हैं, उनके लिए अलग कंफर्ट टेक्नोलॉजी के ड्रेसेस बनाए जाएंगे। और एक ग्रुप होगा जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स गियर। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी ज़्यादा उपयोग बढ़ चुका है, तो इससे संबंधित जो राडार्स हैं, जो वॉकी टॉकी हैं, जो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स गियर्स हैं, जो उनके छोटे छोटे कैमराज होंगे, जो उनके शरीर पर उनके कपड़ों के साथ लगे होंगे, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को बनाने का कंपनी का समूह ही अलग होगा। एंसिलरी ग्रुप अलग होंगे, पैरासूट्स और इससे संबंधित जो कार्य हैं, इससे संबंधित जो ग्रुप है, पैराट्रूपर्स के लिए जो टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट, एडवांसमेंट होगा, उसको बनाने वाला समूह अलग होगा। अब ये 7 तरह के जो अलग अलग समूह होंगे और अलग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होगा, सरकारी 100% सरकारी ही होगा, तो इस तरह से हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, हमारा टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगा, हम काफ़ी तेज़ी से प्रगति करेंगे, हम नई नई टेक्नोलॉजियों को अपनाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, हमारे आर्म्स प्रोडक्ट वर्ल्ड लेवल के होंगे। और हम सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड में जब बहुत काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हम हथियारों के मैन्युफैक्चरर और उसके एक्सपोर्टर बन जाएंगे। वर्ल्ड के मार्केट में हमारी धाक होगी। हम आज जितना इंपोर्ट करते हैं, अगर हमारा एक्सपोर्ट डिफेंस में बढ़ जाता है तो इससे हमारे इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आएगा, काफ़ी सारा धन का बचत होगा। तो ये फैसला भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों से प्रेरित है।
इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की जो आवश्यकताएं हैं वो समय से पूरी हो जाएंगी। और इस सुधार के बाद सातों जो कंपनियां हैं वो पेशेवर जो प्रबंधक हैं उनके हवाले होंगे। ऐसा मैनेजमेंट होगा जो काफी प्रोफेशनल होगा और वो डिफेंस के प्रोडक्शन में जो विविधता के साथ देश विदेश के बाजारों में अपनी कैसे हिस्सेदारी बढ़ाई जाए इस पर फोकस करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य जो हमारे डोमेस्टिक डिफेंस मार्केट है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें विविधता को बढ़ावा देना, तरह तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स इसको इनके मार्केट को बढ़ाना, जो वर्ल्ड का डिफेंस मार्केट है उसमें अपनी पैठ बढ़ाना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो यूनिट्स हैं उसके जो कस्टमर हैं अभी क्या है, हमारी थल सेना, हमारी वायु सेना, हमारी नौसेना ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से ही हथियार खरीदती है। सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, ये खरीदती हैं। राज्य और पुलिस बल के जवानों को भी हथियार साजो सामान यहीं से मिलता है। हथियारों के अतिरिक्त सभी जो सुरक्षा बल हैं उनके जवानों के कपड़े, बुलेट प्रूफ वाहन, सुरंग रोधी वाहन की आपूर्ति इन्हीं की जिम्मेदारी है। इनके द्वारा बनाए गए सैन्य उपकरण जब हम दूसरे देशों को भी निर्यात किए जाएंगे, अभी तो सिर्फ अपने ही देश के अलग अलग जो रक्षा से संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं वो खरीदते हैं, अब जब दूसरे देश सरकार खरीदेगी, दूसरे देश की आर्मी खरीदेगी तो देश की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है तो ब्रिटिश शासन के जमाने में बना था, उस समय से जुड़ा हुआ है ये। उन्होंने भारत में अपने आर्थिक लाभ और राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए और सैन्य उपकरणों के निर्माण के लिए इसकी स्थापना की थी और स्वतंत्रता के बाद अपनी आज की जरूरतों के अनुसार ये बदलाव अत्यंत जरूरी था और ये बदलाव इतिहास बनाएगा। हथियार उत्पादन में भारत की स्थिति आज क्या है? देश की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां पहले शस्त्रों, रक्षा उपकरणों का निर्यात नहीं करती थीं, उनका उत्पादन घरेलू जरूरतों की आपूर्ति तक सीमित था। 2015-16 में इनको डिफेंस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने का परमिशन दिया गया, तो 16-17 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो करीब 1521 करोड़ रुपए था और ये 2018-19 में बढ़ के 10,745 करोड़ रुपए हो गया। यानी कितनी वृद्धि हो गई हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट में। अभी भारत सालाना करीब 17,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात कर रहा है। अब केंद्र सरकार को 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट यानी रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। यानी कि हमने ये टारगेट बनाया है कि 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का हम निर्यात करेंगे डिफेंस प्रोडक्ट का। और ये माना जा रहा है कि साल 2030 तक भारत रक्षा उद्योग में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर सकता है। अभी देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां दुनिया के करीब 42 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रही हैं। इन देशों में इजराइल भी है, स्वीडन भी है, संयुक्त अरब अमीरात भी है, ब्राजील है, बांग्लादेश है, बुल्गारिया है। और आने वाले देशों में जब हमारे यहाँ काफी उन्नत तकनीकों से हथियार बनेंगे तो यूरोप के भी देशों को हथियार बेचे जा सकेंगे। दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो हमारा डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 209 जो हथियार हैं, रक्षा उपकरण हैं, इनके आयात पर रोक लगा दी गई है। इस तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स के जो हम पहले बाहर से मंगाते थे, इस पर रोक लगाने का मुख्य कारण ये ताकि हम आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम अगर बाहर से नहीं लेंगे तो हम प्रेरित होकर खुद उसे अपने यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे और इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। अब हम इन्हें अपने स्वदेशी स्रोतों से ही खरीद रहे हैं। हालांकि भारत वर्तमान में वैश्विक रक्षा कारोबारियों के दिग्गज के लिए सबसे आकर्षक बाजारों में से एक है। विश्व में जो भी डिफेंस का बिजनेस करते हैं उनके लिए भारत एक बहुत अच्छा मार्केट है। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों से भारत जो वर्ल्ड के, दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक है, उसमें कहीं ना कहीं काफी अपना अच्छा पोजीशन रख रहा है।
क्योंकि हम अपने रक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए बाहर से मंगाने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये पासा पलटेगा। हम आयात से अधिक निर्यात करने के अपने उस सपने की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ताकि हम रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएं। और उम्मीद है कि भारत सरकार का यह निर्णय रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएगा, भारत को विश्व हथियार निर्यातकों की श्रेणी में महत्वपूर्ण स्थान भी प्रदान करेगा और हम तेजी से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था बनेंगे और रक्षा के क्षेत्र में काफी सुदृढ़ हो सकेंगे।